आज हम लोग स्टडी करने चलेंगे वो है एटम। एटम जिसे आप हिंदी में परमाणु बोलते हैं। ये एटम की स्टडी कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किसने शुरुआत की, ये सब चीज़ हम इसमें वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले इस लेसन में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी मटेरियल आप ले लीजिए, कोई भी पदार्थ आप लीजिए, अगर हम उस मटेरियल के दो टुकड़े कर लेते हैं, दो टुकड़े, एक मटेरियल हमने लिया, सपोज कि ये एक मटेरियल हमने ले लिया और इस मटेरियल के हमने इसे दो टुकड़े कर लिए। अब एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दो अलग अलग पीस हमने बना लिए। अब हम देखते क्या है कि ये जो पीस बनता है और ये जो पीस बनता है, दोनों के गुण हम देखते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, दोनों के लक्षण हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और हम पाते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम। और वो ऑब्वियस सी चीज है, दोनों एक ही चीज के तो दो टुकड़े करे गए हैं, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में सेम मिले हमको। आप सोचेंगे ये आप क्यों बता रहे हैं दो टुकड़े करेंगे तो प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगे? क्योंकि हम दो नहीं, इसके बहुत टुकड़े करना चाहते हैं। इसके बाद हमने इसके बहुत छोटे छोटे पीस किए, इतने छोटे छोटे पीस किए जितने हम कर सकते थे। तो मटेरियल था, मटेरियल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हमने। हर टुकड़े को जब उससे ज़्यादा नहीं कर पाए हम, उस हर टुकड़े को हमने बोला इसका नाम होगा अणु, इसे आप हिंदी में मॉलिक्यूल बोलते हैं। और हमने देखा कि किसी भी मटेरियल को अगर सबसे ज़्यादा छोटे टुकड़ों में उस वक्त हम तोड़ पाए तो वो जो छोटा सा टुकड़ा हमको मिला, वो जो छोटा सा पार्टिकल मिला जिसमें हम उसे तोड़ पाए थे, उसका हमने नाम रखा अणु, मॉलिक्यूल हमने उसका नाम रख दिया। और विभिन्न पदार्थों को अगर अलग अलग मटेरियल्स को आप ऐसे ही ब्रेक करके देखते जाए ना, अलग अलग मटेरियल्स को, तो हमने पाया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमको मिले और लाखों करोड़ों की संख्या में उस समय मॉलिक्यूल्स हमको मिले। समझ रहे? सबका कैरेक्टरिस्टिक एक मटेरियल के जितने मॉलिक्यूल मिलते थे, जैसे एक मटेरियल आपने तोड़ा, इसके जितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उन सब का कैरेक्टर सेम होता था। लेकिन इसको अगर छोड़ के हम इस मटेरियल को तोड़ते थे, इसको हम मॉलिक्यूल लेवल पे बना देते थे, टुकड़े कर लेते थे, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे वो अलग टाइप का कैरेक्टर हमको दिखाता था। मतलब एक मटेरियल को तोड़ने से जो अणु मिलेंगे उनके गुण अलग रहेंगे, एक दूसरा मटेरियल लाएंगे, उसको तोड़ने से जो अणु आपको मिलेंगे उनके गुण अलग टाइप से होंगे। और इस तरीके से हमने बहुत सारे मटेरियल्स को तोड़ तोड़ कर देखा गया, तो हमने लाखों करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स पाए, मिलियंस नंबर ऑफ हमको मॉलिक्यूल्स मिले जब हमने मटेरियल को तोड़ना शुरू किया। उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सके हम। लेकिन फिजिक्स में तो हम हर बार यही कोशिश करते रहते हैं। फिजिक्स में हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा कि हम किसी चीज़ को ये देखना चाहते हैं कि वो किसी और पार्टिकल से बना हुआ है या वो केवल सिंगल पार्टिकल ही है। जैसे हमने मटेरियल को तोड़ के मॉलिक्यूल्स प्राप्त कर लिए, अब हम ये सोचते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या ये मटेरियल में सिंगल पार्टिकल हैं या मॉलिक्यूल्स भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, तो हम उनको भी तोड़ के देखना चाहते हैं। तो हमने मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ा, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया, उनके अंदर फिर हमें पता लगा कि कुछ छोटे और पार्टिकल्स होते हैं जो कि अणुओं से भी छोटे रहते हैं और उन्हीं कणों से मिलकर अणु बनता है। समझ रहे हैं आप? अणुओं को तोड़ कर देखा गया और ये पता लगा कि अणुओं से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स से मिलकर ही अणु बनते हैं। तो अणुओं से भी जो छोटे पार्टिकल हमको मिले जिनसे मिलकर अणु बनता है, उन छोटे पार्टिकल्स का हमने नाम रख दिया परमाणु। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हमको क्या मिला? सबसे पहले तो हमारे पास क्या था? मटेरियल। मटेरियल को हमने तोड़ा तो हमें क्या मिल गए? उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिल गए। और ये मॉलिक्यूल्स कितने मिले? मिलियंस, बहुत संख्या में मॉलिक्यूल्स हमको मिले। मॉलिक्यूल्स को जब हमने तोड़ा तो हमको एटम्स मिले। एटम्स भी हमको डिफरेंट टाइप के मिले। एटम्स जो हमको मिले वो भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मिले।
हमने अलग अलग मटेरियल्स में जा जाकर एटम्स को भी चेक किया कि इस मटेरियल के एटम्स कैसे हैं, इसके एटम्स कैसे हैं, इसके एटम्स कैसे हैं। तो हमने देखा हमें बहुत तरह के एटम्स भी मिले। जैसे मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स हमको कितने मिले, लाखों करोड़ों की संख्या में हमको मॉलिक्यूल्स मिले। अणुओं को हमने देखा कि अणु कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये भी लाखों करोड़ों की संख्या में मिलेंगे। तो हमने पाया कि अणु हमको लाखों करोड़ों की संख्या में नहीं मिले। उस समय जितने अणुओं के बारे में हम समझ पाए वो 92 आइटम्स हमको मिले। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के भीतर परमाणु जो हमको मिले वो सब में हमने देखा कि केवल 92 आइटम्स हमको मिले। हो सकता है कि इनसे ज्यादा भी आइटम्स रहे होंगे, पर उस समय हमको इससे ज्यादा आइटम्स की जानकारी नहीं हो पाई। समझ रहे? तो उस समय हमें केवल 92 आइटम्स ही मिल पाए। ठीक है, तो अणु हमको मिले लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन अणुओं को जब ब्रेक करके देखा गया तो अणु जिस पार्टिकल्स से बने थे, छोटे छोटे कणों से, वो उसको परमाणु बोला गया। और उस वक्त सभी अणुओं के भीतर जितने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उनके भीतर हमने देखा कि केवल और केवल 92 आइटम्स ही मिलते हैं। और इन्हीं 92 आइटम्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लाखों करोड़ों की संख्या में मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। 92 आइटम्स है केवल, लेकिन इनका जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे ये 5 आइटम अलग अलग है, इसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं, एक दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है। इसके कॉम्बिनेशन से दूसरा बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से दूसरा बनता है, इसके कॉम्बिनेशन से दूसरा बनता है। तो यहां पर तो हमारे पास 92 आइटम्स है। अब 92 आइटम्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते थे। इट मे बी पॉसिबल कि इससे ज्यादा भी आइटम्स हो, हमें मालूम ना हो, लेकिन उस वक्त केवल 92 आइटम्स के बारे में ही हम समझ पाए कि 92 आइटम्स होते हैं। एंड बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आइटम्स वी विल गेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक हमारी स्टडी पहुंची, एटम्स तक हम समझ पाए। एटम्स के बारे में और भी जानकारी निकाली गई, एटम्स के कुछ गुण देखे गए, एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई। तो प्रॉपर्टीज ये मिली एटम्स की हमें। एक प्रॉपर्टी तो एटम में ये थी कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास जो कोई चार्ज नहीं होता एटम के पास। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। जैसे न्यूट्रॉन वगैरह आपने पढ़े हैं कि न्यूट्रल होते हैं, तो एटम के पास ना कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस। पर उस समय ये सब बातें नहीं सोची गई, बस वो हमको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल मिला जो कि एटम था। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम ये भी देखते थे कि मटेरियल, अलग अलग टाइप का जो मटेरियल होता था, जब उसके एटम्स को हम एक्साइट करते थे, एटम्स को, उसके परमाणुओं को जब हम एक्साइट करते थे, एक्साइट करने का मतलब होता है बाहर से उनको एनर्जी देना। आप याद रख लीजिए आगे से इस वर्ड का मीनिंग। हम कभी भी बोलेंगे कि एटम को हमने एक्साइट किया, एटम को एक्साइट किया मतलब क्या किया गया, बाहर से उसको एनर्जी दी गई। बाहर से एनर्जी देने का क्या तरीका है, बहुत तरीके हैं। आप गर्म कर दो मटेरियल को, आप हीट दे देंगे तो भी एटम्स को एनर्जी मिल जाएगी, या आप किसी दूसरे पार्टिकल को ऐसे दौड़ा के भेजो, दौड़ेगा, वो एटम से टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इस तरह से भी एटम को एनर्जी मिल जाती है। तीसरा रास्ता ये है हमारे पास कि मेटल को धूप में रख दें, लाइट में रख दें, तो उस पर लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने से भी एटम को क्या मिल जाती है, एनर्जी, अर्थात वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि उत्तेजित करना। समझ रहे? तो परमाणु में एक क्वालिटी, और एक क्वालिटी तो क्या मिली कि परमाणु वैद्युत कैसा रहता है, वैद्युत उदासीन होता है परमाणु। दूसरी क्वालिटी हमको परमाणु में क्या मिली कि एटम, डिफरेंट मटेरियल्स के जो एटम थे ना, उनको जब हम एक्साइट करते थे, उनको जब हम उत्तेजित करते थे, तो उनके अंदर से लाइट निकलती थी, और वो लाइट का कैरेक्टर भी अलग अलग होता था, अलग अलग कलर्स की लाइट आती थी। जैसे
आप इस मटेरियल को देखते हैं तो इस मटेरियल में यहाँ से आप देखें ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। ये एक मटेरियल है, ये आपको वाइट दिखता है, कोई आपको ग्रीन दिखता है, कोई मटेरियल आपको येलो दिखता है। तो एटम्स की एक प्रॉपर्टी हमको और मिली कि एटम्स को जब भी हम एक्साइट करते हैं, एक्साइट करने का मतलब हम उसको एनर्जी देते हैं, तो उसके अंदर से लाइट निकलना प्रारंभ हो जाती थी, उसके अंदर से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती थी और वो लाइट डिफरेंट कलर की होती थी। और उस लाइट को देख करके ही, उसका कलर देख करके ही हम ये पता लगाते थे, हम ये पहचानते थे कि ये एटम इस मटेरियल का एटम है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, हम उससे पहचानते थे। तो एटम्स की पहचान करने का हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका हमको मिला कि उसके अंदर से निकलने वाली लाइट, हर एटम के अंदर से अलग अलग टाइप की लाइट निकलती थी। किसी से ब्लू कलर की लाइट निकलती है, किसी से येलो कलर की लाइट निकलती है, किसी से रेड कलर की लाइट निकलती है। ये भी एटम्स में हमने देखा और एक्चुअली उस समय लाइट देखकर ही एटम को पहचाना जाने लगा। जैसे किसी भी इंसान की अगर पहचान करनी है तो उसका सबसे बड़ी चीज है उसका फिंगरप्रिंट। हर दुनिया में जितने इंसान है सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग आता है। ऐसे ही एटम्स को पहचानने का हमारा तरीका क्या बन गया कि उसको, उसके एटम्स को एक्साइट करिए और उसके अंदर से किस तरह की लाइट निकलती है वो लाइट हम देखेंगे और हम पहचान जाएंगे कि ये इस एलिमेंट का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, कि ये ऑक्सीजन का एटम है, कि ये सोडियम का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है। इस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। तो उस समय एटम की जो ये प्रॉपर्टी थी कि उसके अंदर से लाइट का निकलना, ये एटम का फिंगरप्रिंट बन गया। एटम को एक्साइट करिए, उसके अंदर से जिस तरह की लाइट निकलेगी उसको हम देख के समझ जाएंगे कि एटम किस एलिमेंट का है। ठीक है, पर यह सोचा जाता था कि लाइट एटम से निकलती है। लाइट कहां से सोची जाती थी? एटम से निकलती है। पर लाइट निकलने के लिए क्या होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी से भी लाइट का निकलना कब पॉसिबल हो सकता है? आंसर उसके वाइब्रेशन से पॉसिबल हो सकता है। और फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही आपने स्टडी किया है, लाइट निकलने के लिए एक पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेट करना पड़ेगा, ऑसिलेट करना पड़ेगा, और वो पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही है? हमने आपको बताया था कि किसी भी लाइट सोर्स अगर आप ऑन करते हैं और उसके अंदर से लाइट ऐसा निकलती है बाहर, तो क्यों निकलती है उसको हमने आपको बताया कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं वो चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से वो दोलन करना शुरू कर देता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है और उसके ऑसिलेशन से लाइट बाहर आती है, फोटॉन्स बाहर आते हैं। लेकिन क्योंकि पहले सब इनके बारे में नहीं मालूम था, उस वक्त ये सोचा जाता था कि एटम से ही लाइट बाहर निकलती है। उस समय क्या सोचा जाता था कि लाइट कहां से आती है? लाइट एटम से बाहर निकलती है। लेकिन एटम से लाइट बाहर निकलेगी, बाद में ये चीज हमें नकारनी पड़ी। क्यों नकारनी पड़ी? क्योंकि अगर एटम से लाइट निकलती है तो एटम को क्या करना चाहिए? एटम को दोलन करना चाहिए, उसको ऑसिलेट करना चाहिए। और वो दोलन क्यों करेगा एटम? दोलन करने के लिए, किसी भी चीज के दोलन करने के लिए दो चीजें हमको बेहद जरूरी है जो कि चाहिए। इन दो गुणों के बगैर कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता। कौन से दो गुण उसके? एक गुण तो उसमें प्रत्यास्थता का होना चाहिए कि अगर हम उसे थोड़ा सा डिफॉर्म करके छोड़ दें तो वो फिर वापस आने की क्वालिटी रखता हो। अगर हम उसको डिफॉर्म करके ऐसे छोड़ देंगे और ये वापस आने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है तो दोलन हो ही नहीं सकते हैं। तो पहला गुण तो उसमें प्रत्यास्थता का होना चाहिए और दूसरा उसमें जड़त्व का गुण होना चाहिए। कैसे? जैसे ये हमारे पास एक मैंने ले लिया, इसको जब हम एक तरफ खींच के छोड़ते हैं तो ये ऐसा दोलन करना स्टार्ट कर देती है। देख रहे हैं आप? ये दोलन करना स्टार्ट कर देती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पास दो गुण है। पहला इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, जब हम इसको एक तरफ खींच के छोड़ते हैं तो ये वापस आने की इसमें क्षमता है। दूसरा, जब ये वापस आती है तो बीच में रुकती नहीं है। फिर ये यहां से हम ले गए इसको, अब यहां पर छोड़ दिया हमने, समझ रहे हैं? जब यहां से हमने छोड़ा
तो हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि जब यहीं से उठाया हमने इसको और छोड़ो तो यहीं आके रुक जाना चाहिए इसे, पर ये यहाँ रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आते आते इसमें गति का जड़त्व इतना ज्यादा हो जाता है कि ये अपने आप को रोक ही नहीं पाता और आगे निकल जाता है, आगे निकल जाता है। फिर से रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींचता है इधर की तरफ। जब ये यहाँ जाता है तो गति का जड़त्व इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर ये आगे निकल जाता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज ऑसिलेट करे, वाइब्रेट करे, दोलन करे, उसके लिए उसमें दो गुणों का होना बेहद जरूरी है। एक तो प्रत्यास्थता और दूसरा जड़त्व का गुण। अगर ये दो गुण नहीं है तो वो दोलन नहीं कर सकता। तो एटम्स में भी यही सोचा जाता था। एटम्स में सोचा जाता था कि एक एटम यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। बाई चांस हमने इसको बाहर से ऊर्जा दिया, बाहर से ऊर्जा दी और ये एटम ऐसा बाहर जाना चाहता है, एनर्जी मिली और एनर्जी मिलने के बाद ये जंप करेगा। अब जैसे ही बाहर जाना चाहेगा, ये अगल बगल वाले जो एटम्स हैं ये इस एटम पर अपना अपना आकर्षण बल लगाएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। अब ये ऊपर जाना चाहता है, जंप करना चाहता है, पर ये अगल बगल वाले जो एटम्स हैं ये इस पर इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा के इसे क्या कर देते हैं, फिर से नीचे की ओर ले आते हैं। अब जब ये एटम यहां तक पहुंचा, इसके बाद इन दोनों ने अपना अपना फोर्स लगा के नीचे फिर ढकेल दिया इसको। अब जब ये नीचे ढकेल देंगे तो ये यहां रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक उसमें गति का जड़त्व आ गया है। अब ये यहां रुकता नहीं है तो ये थोड़ा सा नीचे तक चला जाता है। जब ये नीचे चला जाता है तब तक इनका फोर्स फिर से बड़ा हो जाता है, ये फिर इसको ऊपर की ओर खींच लेते हैं। और जब ये यहां जाता है तो फिर ये रुकता नहीं है। किस वजह से? ड्यू टू इनर्सी ऑफ मोशन, गति के जड़त्व की वजह से ये फिर ऊपर निकल जाता है। ऊपर निकलने पर जब ये एटम से दूर होना स्टार्ट हो जाता है तो इनका फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स एप्लीकेबल होता है और ये फिर इसको खींच लेता है। इस तरह से ये एटम क्या करना शुरू कर देता है, एटम दोलन करना शुरू कर देता है। और उस समय ये सोचा जाता था कि एटम के दोलन करने से ही इसमें से लाइट बाहर निकलती है, अलग अलग एटम से डिफरेंट कलर की लाइट बाहर आती है। लेकिन ये बात भी गलत साबित हो गई। कब? ये बात भी गलत साबित हो गई कि एटम के वाइब्रेशन से लाइट निकलती है। ये बात उस समय गलत साबित हो गई। इसके लिए एक प्रैक्टिकल हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके लिए एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ कि एक बर्तन में गैस भरी गई और वो गैस जो भरी गई रेयरफाइड गैस भरी गई। रेयरफाइड गैस का मतलब बर्तन में हमने गैस भरा बहुत कम प्रेशर पे, एट वेरी लो प्रेशर। जब बहुत कम प्रेशर पे हमने गैस भरा तो हम क्या सोचते हैं कि गैस का प्रेशर कैसा है, कम। तो हम ये सोचते हैं कि प्रेशर कम क्यों होगा। प्रेशर इसलिए जब कम होगा प्रेशर गैस का तो गैस के एटम्स भी कैसे होंगे, पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। आपको क्या लगता है? अगर हम बोलते हैं कि एक बर्तन में गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक बर्तन में गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है और एक जो दूसरा बर्तन है उसमें गैस का प्रेशर बहुत कम है, ना के बराबर, आपको क्या लगता है किस बर्तन में परमाणु एटम्स ज्यादा नजदीक नजदीक होंगे और किस गैस के एटम्स दूर दूर होंगे? जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके एटम्स बहुत पास पास होंगे और जिसमें गैस का प्रेशर बहुत कम है उसमें एटम्स कैसे होंगे? तो हमने कम प्रेशर वाली गैस को लिया, एक बर्तन में गैस को भरा, उसका प्रेशर बहुत कम कर दिया और जब बहुत कम कर दिया तो हम क्या मान सकते हैं कि गैस के परमाणु कैसे होंगे? बहुत दूर दूर। एक परमाणु यहां पर है, एक परमाणु यहां पर है, बीच में एक परमाणु यहां पर है, लेकिन हर परमाणु के बीच का डिस्टेंस कैसा हो चुका है? बहुत ज्यादा हो चुका है। अब आप सोचिए इसकी जगह पर अगर गैस के परमाणुओं का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ये सोच लीजिए कि गैस के परमाणुओं का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेयरफाइड हमने गैस ली है, इतनी दूर दूर एटम्स हो चुके हैं। अब हम इसको एक्साइट करते हैं, फिर से हमने ये काम किया, फिर से हमने एटम को एक्साइट किया, उसको बाहर से एनर्जी दी। जैसे हमने एटम को एक्साइट किया इससे फिर लाइट निकलना शुरू हो गई, लेकिन अब लाइट निकल रही है ये बात नहीं समझ में आई। क्यों? अब लाइट नहीं निकलनी चाहिए थी क्या? हाँ, तो अब लाइट नहीं निकलनी चाहिए थी। अगर एटम के वाइब्रेशन से, एटम के ऑसिलेशन से, परमाणु के दोलन से लाइट निकलती है तो अब नहीं निकलनी चाहिए थी।
क्यों नहीं निकलनी चाहिए थी? क्योंकि अब परमाणु दोलन कर ही नहीं सकता। परमाणु दोलन क्यों करता था? पहले याद करिए आप कि एटम्स जैसे ही ये एटम ऐसा ऊपर उठता था, ये दोनों अगल बगल वाले एटम इसको क्या कर देते थे? इस पर अपना अपना बल लगाते थे और इसको नीचे की ओर दबा देते थे। ये गति की जरूरतों की वजह से नीचे चला जाता था, और जब नीचे फिर दूर जाने लगता था तो ये दोनों फिर मिलकर उसको ऊपर खींच लेते थे। यही तो होता था। लेकिन अब हमने क्या करके रखा है? अब इतना ज्यादा रेयरफाइड गैस कर दी है कि एक एटम यहां है तो एक एटम यहां है तो एक एटम यहां है, इतनी दूर दूर एटम्स हैं। अब हम इसको एनर्जी देते हैं नीचे से या कहीं से भी एनर्जी देते हैं। अब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसके अगल बगल वाले एटम्स इतनी दूर दूर हैं कि ये तो इस पर फोर्स लगा ही नहीं सकते। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या ये अब दोलन कर पाएगा? भाई दोलन इन्हीं फोर्स की वजह से तो करता था। ये ऊपर जाने लगता था तो ये दोनों पकड़ के क्या कर देते थे इसको, और जब ये नीचे ज्यादा नीचे चला जाने लगता था तो पकड़ के ऊपर खींच लेते थे। बट जब हमने एक बर्तन में रेयरफाइड गैस भर दी तो हम ये सोचने लगे कि गैस के एटम्स कैसे होंगे? बहुत दूर दूर होंगे। अगर बहुत दूर दूर है, ये वाला एटम इतनी दूर दूर हो चुके हैं कि ये इस पर और ये इस पर एक दूसरे पर फोर्स लगा ही नहीं सकते। अगर लगा ही नहीं सकते तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे और ये ऊपर जा रहा है तो ये फिर चला ही जाना चाहिए इसको, ये खींच नहीं पाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, रेयरफाइड गैस बर्तन में भरी गई, उसके एटम्स बहुत दूर दूर थे, उसमें एटम्स को एक्साइट किया गया, रेयरफाइड गैस होने के बावजूद भी उसमें से लाइट निकली। तो फिर से अगर प्रेशर ज्यादा है गैस का तो उसमें एटम्स क्या कर सकते हैं? दोलन। लेकिन अगर गैस का प्रेशर कम है तो अब आप समझ गए होंगे कि उसमें एटम्स क्या नहीं कर सकते? दोलन। लेकिन दोनों प्रकार के एटम्स से लाइट तो निकल रहे थे। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर लाइट एटम के दोलन से निकलती होती तो रेयरफाइड गैस से नहीं निकलनी चाहिए थी, क्योंकि इसके एटम दोलन नहीं कर सकते। तो ये चीज रूल से भी आउट हो गई कि जो हम पहले सोचते थे कि एटम से लाइट निकलती है, एटम के वाइब्रेशन से लाइट निकलती है, ये चीज बाहर हो गई। इसका काम खत्म हो गया। फिर लाइट कहां से आती है? फिर यही प्रश्न बना रहा। हम तो फिर उसी जगह पर आ गए ना कि लाइट निकलती कहां से आखिरकार, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि एटम से निकलती है और अब तो वो चीज भी बाहर हो गई कि एटम से लाइट आ रही है। फिर ये सोचा जाने लगा कि जरूर एटम के भीतर कुछ ऐसी चीज है, उसमें ऑसिलेशन होते हैं, उसमें दोलन होते हैं, उससे लाइट बाहर आती है। तब तक ये एक्सपेरिमेंट दूसरी जगहों पर भी एक्सपेरिमेंट होते थे, साइंटिस्ट लोग करते रहते थे। तब तक ये हमको पता लग गया धीरे धीरे कि जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो चार्ज पार्टिकल के दोलन से निकलता है, चार्ज पार्टिकल के दोलन से। तो सोचा जाने लगा कि जरूर एटम के भीतर भी कुछ होता होगा, एटम के भीतर भी पार्टिकल होते होंगे, और वो पार्टिकल कैसे होते होंगे? चार्ज पार्टिकल। वो दोलन करते हैं तो उनसे लाइट बनती है, क्योंकि एटम से लाइट बनती है तो खत्म हो गई कहानी। इसी दरमियान जे थॉमसन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए अपने एटम्स वगैरह को लेकर के, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात उन्होंने निकाला। उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर चार्ज पार्टिकल होता है, और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बताया, इससे विशिष्ट आवेश बोला गया, E/m की वैल्यू। और यह भी बताया कि इस पार्टिकल का उन्होंने नाम क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन के मुताबिक क्या था? परमाणु सिंगल पार्टिकल नहीं है, बल्कि परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु के भीतर कौन से पार्टिकल का एग्जिस्टेंस उन्होंने बताया? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज बताई कि वो पार्टिकल कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। और जब आप एटम को एनर्जी देते हैं तो एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, चार्ज पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, और वो चार्ज पार्टिकल जब दोलन करता है उससे लाइट बाहर आती है। ये बात सामने आने लगी धीरे धीरे कि एटम के वाइब्रेशन से लाइट बाहर नहीं आती। एटम के अंदर एक और पार्टिकल है जो कि ऋण आवेशित कण है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है।
उसका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भी उन्होंने निकाला, जे थॉमसन ने, और ये पूरी कहानी उन्होंने बताई। लेकिन फिर बात सामने आ गई कि परमाणु के भीतर अब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एक कण और भी है। कौन सा पार्टिकल है? उसका नाम हमने रखा इलेक्ट्रॉन। यहां तक स्टोरी समझ आ रही है आपको? ठीक। लेकिन इससे पहले एटम की हम एक प्रॉपर्टी और देखे थे। क्या? एटम की दो प्रॉपर्टी देखी गई ना, एक तो उससे लाइट का बाहर निकलना, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने और देखी थी कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, इफ देयर इज an particle, there is a particle inside the atom which is negatively charged particle। अगर ऐसा है कि एटम के भीतर एक पार्टिकल है जो कि नेगेटिव है, तो फिर एटम कैसे न्यूट्रल है? कुछ बात मेरी समझ में आई? जे थॉमसन के मुताबिक परमाणु के भीतर क्या है? एक और पार्टिकल। उसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। लेकिन परमाणु कैसा है? परमाणु तो उदासीन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमाणु के भीतर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो और परमाणु उदासीन हो? फिर परमाणु को भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन परमाणु तो न्यूट्रल है। तो फिर यह सोचा गया कि जरूर परमाणु के भीतर अगर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कहीं ना कहीं उसके भीतर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नेगेटिव पार्टिकल होंगे, उतने ही क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। तभी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कैंसिल करेंगे और परमाणु को कैसा दिखाएंगे? न्यूट्रल। तो कहानी यहां तक पहुंच गई कि एटम के भीतर एक पार्टिकल नहीं होना चाहिए, एक और पार्टिकल होना चाहिए। नेगेटिव है मान लिया हमने, और उसी के ऑसिलेशन से क्या बाहर आती है? लाइट निकलती है। लेकिन आप इसको भी नकार नहीं सकते हैं कि परमाणु के भीतर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल नहीं होगा। अगर नेगेटिव है तो उसके भीतर पॉजिटिव पार्टिकल भी होने चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर ही क्या बनाएंगे? परमाणु को न्यूट्रल बनाएंगे। ठीक है, मान लिया गया। मान लिया गया तो बात यहां तक पहुंच गई कि परमाणु के भीतर क्या है? आंसर है क्या परमाणु एक सिंगल पार्टिकल है? आंसर इज नो। परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। अगर परमाणु को तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा? अब हम तो समझ रहे हैं, बात बिल्कुल क्लियर हो रही है हमको कि परमाणु को अगर तोड़ोगे तो पक्का उसके भीतर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी निकलेंगे। अब कहानी यहां तक पहुंची, उसके बाद और आगे सोचा जाने लगा कि अगर एटम के भीतर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर हैं, तो ये सब कैसे रखे होंगे उसके भीतर? बड़ी सीधी सी चीज है ना कि अगर किसी पैकेट के भीतर कोई चीज है तो वहां पर वो कैसे लोकेटेड होंगे? अलग अलग तरीके की धारणाएं रही, अलग अलग तरीके की सोच, जितने लोग उतनी थिंकिंग आती रही। कुछ लोगों का कहना था कि ये प्लस फैला हुआ रहेगा पूरे में और इलेक्ट्रॉन भी फैले हुए रहेंगे। तो ये थॉमसन का ही मानना था। भाई पूछा गया कि आप बोल रहे हैं कि इसके भीतर ये चीजें होनी चाहिए, तो ये कैसे लोकेटेड होंगे? क्या सब एक जगह ऐसा गुच्छा बना के रहेंगे, बंडल बना के, या सब बिल्कुल फैले हुए होंगे? तो सबसे पहले इसके बारे में जे थॉमसन ने ही बताया। उनको उस समय जो कुछ समझ में आया अपना, भाई किसी के माइंड में उस समय जो कुछ आया, तो थॉमसन के माइंड में जो कुछ आया उन्होंने अपना एक मॉडल बताया कि एटम के भीतर ये सब ऐसे रहेंगे। तो उनका कैसा बताना था? उन्होंने जो मॉडल बनाया एटम का कि कैसे लोकेट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, उनका मॉडल एक प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसका ज़्यादा कोई अस्तित्व तो बाद में नहीं रहा, वो फिर नकार दिया गया, वो ख़त्म हो गया। उनका मॉडल ऐसा था, अरे जैसे उसके अंदर उनका ये कहना था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम के भीतर ऐसे रहते हैं जैसे आप खीर बनाइए और खीर के भीतर काजू किशमिश आप डाल दीजिए और उसके बाद हिला दीजिए। तो खीर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और काजू किशमिश ये सब क्या चीज़ है? ऐसे मिला हुआ सब कुछ है। उनके हिसाब से ये था। हालांकि उन्होंने एग्जाम्पल उसका बताया कि जैसे आप वाटरमेलन देखते हैं, तरबूज में रेड पार्ट देखते हैं और रेड पार्ट के बीच में उसके बीच में ब्लैक कलर के सीड्स धसे हुए रहते हैं। उनका कहना था कि ऐसा एटम होता है। तो उन्होंने रेड पार्ट को किससे कंपेयर किया? पॉजिटिव चार्ज से। और ब्लैक कलर के जो सीड्स उनको मिले, बीज जो मिले, उनको कंपेयर किया उन्होंने इलेक्ट्रॉन से। ऐसा, लेकिन बाद में क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं रहा उनके पास, दूसरी चीज
उसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं रहा। और जो लॉजिक हमारे होते थे, लॉजिक ऐसा नहीं बताते थे कि ऐसा होना चाहिए उसको, इसलिए ये एक केवल प्लम पुडिंग मॉडल था। थॉमसन ने बताया पर बाद में उस मॉडल को हटा दिया गया, क्योंकि हमें जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ें मिल भी रही थी ना, वो उस मॉडल का सपोर्ट नहीं करती थी, उस मॉडल का सपोर्ट नहीं करती थी। तो उसको बताया गया था कि एक प्लम पुडिंग मॉडल है। और अब आप समझ रहे होंगे, खीर में काजू किशमिश, वैसे ही धनावेश के साथ इलेक्ट्रॉन मिक्सअप है। जैसे तरबूज में लाल कलर का भाग किससे कंपेयर हुआ, पॉजिटिव चार्ज है ऐसा मानो, और जो ब्लैक कलर के सीड्स उसमें है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह धसे हुए, बस। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट भी हो रहे थे वो उनके मॉडल को सपोर्ट नहीं करते थे, उसको नकार दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। थॉमसन के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। थॉमसन के स्टूडेंट थे, उनके डिसाइपल्स थे, रदरफोर्ड उनका नाम था। तो क्योंकि वो उन्हीं के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, तो उन्होंने उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया। अब रदरफोर्ड, देखो साइंस कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थॉमसन ने एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस बताया, पर वो ये नहीं बता पाए कि ये कैसे लोकेट होंगे वहां पर भीतर, और उनकी लाइफ खत्म हो गई। उन्होंने जो बताया वो सही भी नहीं माना गया। उन्हीं के स्टूडेंट आए रदरफोर्ड, जिनका नाम था। रदरफोर्ड ने उन्हीं की स्टोरी को आगे बढ़ाया कि बात तो सही है, होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने यह कहा कि वैसे नहीं होते जैसा उन्होंने बताया था, कि पॉजिटिव फैला हुआ उसके बीच में इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा नहीं होता। तो भाई कैसा होता है फिर? उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बीचों बीच रहता है। पूरे एटम में जितना पॉजिटिव रहना है, 10, 20, 50, 80 जितना पॉजिटिव रहना है, वो सब कहाँ रहेगा? सेंटर पे। अगर इतना भारी एटम है तो पूरा पॉजिटिव कहाँ पर होगा? सेंटर पर होगा, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू पर रहेंगे, आसपास रहेंगे। अचानक से उनको कहाँ से सपना आ गया भाई कि ऐसा होगा? तो उन्होंने, सपना नहीं आया, उन्होंने अपनी इस दुनिया को देखा कि इसमें लगभग ऐसा होता है। कहाँ देखा? सन को देखा, अर्थ को देखा कि एक सन है बीचों बीच, और उस सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या करती है? चक्कर लगाती। तो उसके पीछे कोई उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूवमेंट नहीं था, लेकिन ये देख करके उन्होंने सोच लिया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है 10, 20, 50 जितना भी है, वो सब ऐसा फैला हुआ नहीं रहता है, एक जगह पर उसका गुच्छा होता है, और वो रहता कहां पर है? बीच में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, वो क्या करते रहते हैं? वो नाभि उसके पॉजिटिव पार्टिकल के चारों तरफ क्या करते रहते? चक्कर लगाते रहते। ये रदरफोर्ड ने बताया, पर रदरफोर्ड की बातें कोई मान लेगा, ऐसा क्यों होगा भाई? आप तो जानते हैं कोई किसी की बात तभी मानेगा जब प्रूव करके दिखाएंगे। समझ रहे हैं आप? अब बहुत जरूरी था, ये वक्त आ चुका था, बहुत जरूरी था कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो कि रदरफोर्ड की बातों को क्या करके साबित कर दे, सही साबित कर दे। नहीं तो रदरफोर्ड ने भी जो बताया कि पॉजिटिव चार्ज बीच में रहेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ये भी क्या मान लिया जाएगा? ये भी गलत ठहर जाएगा। तो इस वक्त बड़ा जरूरी था रदरफोर्ड के लिए फिलहाल, और खासकर जब वो थॉमसन के स्टूडेंट रहे, कि उनको ये बढ़ाना कि ये बात सच है कि ऐसा होता है। अपनी बात को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का होना अब बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट के कोई उनकी बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि उन्होंने नहीं किया एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट उनके 2 स्टूडेंट्स ने किया थे, मतलब वो रहते थे, पर कराया उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से। एज थी उनकी, तो वो रहते थे, पूरा उन्हीं पर दारोमदार था, बताते वही थे, पर करते उनके 2 स्टूडेंट थे। एक का नाम था गीगर और दूसरे का नाम था मार्सडेन। क्या क्या नाम थे? गीगर और मार्सडेन, दोनों स्टूडेंट थे उनके, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। इसमें से जो मार्सडेन था वो तो अंडर ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट भी नहीं था, अंडर 20 ईयर्स के नीचे ही उसकी एज थी। अब आप समझ सकते हैं 20 ईयर्स के नीचे एज में बच्चा ही था लगभग वो। तो उस वक्त उन्होंने उन 2 की मदद से एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसका नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग।
हुआ एक्सपेरिमेंट फिलहाल, और अब वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने का वक्त आ चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ रुख करेंगे। उसमें इस एक्सपेरिमेंट का हमने पहले से फिगर बना के रखा हुआ है। अब ये बताइए कि क्या इतनी जो हमने स्टोरी आपको सुनाई, ये आपको कुछ समझ में आ रही, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पर आके हमको जरूरत पड़ी कि एक एक्सपेरिमेंट चाहिए, बगैर इसके कुछ नहीं बनेगी बात। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने किया अल्फा पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट करना था। ये उन्होंने यहां पर एक ब्लॉक बनाया, देखो, और इस ब्लॉक में सामने से एक छोटी सी विंडो केवल रखी गई यहां पर, और इसके भीतर हम अल्फा पार्टिकल क्योंकि चाहिए था तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स हमने रखा। अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन होता है? आंसर है कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लीजिए आप, उसमें से लगातार अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा एनर्जी लगातार उससे निकलते रहते। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का हमने यहां पर रखा और इसको एक ब्लॉक में लेड का ये ब्लॉक बना दिया, लेड का, क्योंकि लेड अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो अल्फा पार्टिकल निकल के यहां 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 ऐसे जाएंगे, उन अल्फा पार्टिकल्स को ये लेड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमने लेड का ब्लॉक बनाया और इसके सामने से छोटी सी विंडो केवल खोल के रखी। छोटी विंडो क्यों हमने दी? क्योंकि हमें सिर्फ एक डायरेक्शन पे जाने वाले अल्फा पार्टिकल चाहिए। ऐसा तितर बितर हो जाए, इधर उधर फैल जाए, ऐसे अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल निकले, इसके लिए क्या लिया हमने, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और अल्फा पार्टिकल एक सीधी रेखा में चले, इसके लिए हमने उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक बंद ब्लॉक के भीतर रखा, एक साइड से केवल उसको ओपनिंग दी हमने, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल ऐसा निकलना स्टार्ट हुए। अब निकलने के बाद भी ये सीधे चलेंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। निकलने के बाद भी कुछ अल्फा पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसा चारों तरफ फैल सकते, तो उसके चारों तरफ एक अरेंजमेंट की गई, कॉलीमेटर लगाया गया। कॉलीमेटर का काम ये होता है कि ये अल्फा पार्टिकल को ना एकदम सीधी लाइन पे ही चलाएगा, वो बिखरने नहीं देगा। अगर कोई बिखरने की कोशिश भी करेगा, ये लेड का बना हुआ कॉलीमेटर लगाया गया, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉलीमेटर। ये कॉलीमेटर क्या करता है, सारे अल्फा पार्टिकल्स को कोलिनियर रखता है, संरेखिक रखता है, एक लाइन में चलाने का कोशिश करता है। कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये भी लेड के बने हुए थे, लेड के, कि कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर यहां टकराएगा बीम में, तो वो क्या कर लिया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब आप समझ गए कि अल्फा पार्टिकल अब कहां चलना पड़ेगा, उसको सीधा चलना ही पड़ेगा। अब ये अल्फा पार्टिकल की एक लाइन सीधे ऐसे गई यहां पर, इसके सामने यहां पर हमने एक फॉइल लगाई, बड़ी पतली सी पत्ती, किस चीज की, गोल्ड की। गोल्ड की ही क्यों बनाई हमने, कितनी पतली, इतनी मीटर की, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, -7 मीटर। इतनी पतली पन्नी बनाई कि जब भी आप गोल्ड की इतनी पतली फॉइल बनाओगे, इतनी थिन लेयर करोगे ना, तो आप जानते हो ये गोल्ड आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब इतना पतला काट काट के इतना पतला कर देंगे तो गोल्ड एकदम से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगी कि आप आर पार उसको देख सकोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां कुछ रखा हुआ है। इतना पतला करके गोल्ड को लगाया। गोल्ड को ही क्यों लगाया, बहुत सारे मटेरियल हमारे पास रहे होंगे उस समय और किसी को कहीं यूज नहीं किया। गोल्ड को लगाने के दो कारण थे। पहला रीजन ये था कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो होता है बहुत ज्यादा रहता है, वो एक हैवी मेटल है। पहला रीजन ये था कि गोल्ड कैसा है, एक हैवी मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड का यूज किया। दूसरा रीजन ये था कि इतनी पतली पन्नी सिर्फ गोल्ड की ही बन सकती थी और किसी मेटल को इतना पतला आप नहीं खींच सकते। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कुछ गुण पढ़ते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मेलिएबिलिटी, तन्यता, कि उसको क्या कहते हैं, आप काट काट के
अगर पतला करते जाओगे तो वो टूट जाता है मटेरियल। अगर सबसे ज्यादा पतला किसी को खींचा जा सकता है तो वो किसको कर सकते हैं? गोल्ड को। तो गोल्ड का फॉइल लेने का उनके पास दो रीजन थे, समझ में आ गया। पहला रीजन कि गोल्ड का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, मतलब उसका जो एटम होगा वो वजनदार होगा, थोड़ा सा भारी रहेगा। 79 आई थिंक की एटॉमिक नंबर इसका होता है गोल्ड का, है ना। और उसकी पतली पन्नी बनाई जा सकती है, इसलिए हमने गोल्ड को प्रिफर किया। और कितनी पतली पन्नी लगाई गई? इतना पतला करने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, आपको दिखेगा भी नहीं कि यहां कुछ लगा हुआ है, लेकिन उसको यूज किया गया। उसको ये दो ब्लॉक्स के बीच में बांध दिया हमने, ऐसा लगा दिया। अब ये अल्फा पार्टिकल यहां पड़े, ये कौन यहां से जा रहा है? आंसर है ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। आपने अल्फा पार्टिकल के बारे में सुना है, 2He4 प्लस 4 चार्ज उसके पास होता है। टोटल उसके पास जो रहता है कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्लस 2E के बराबर उसके पास चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल का वजन भी बहुत है, हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है। 2He4 आप लिखते हैं उसको, तो हाइड्रोजन एटम की तुलना में इसका वजन भी ज्यादा है। इधर गोल्ड का वजन इससे भी ज्यादा 79 है ये, और ये 4 वेट वाला पार्टिकल है, ये यहां जाएगा, टकराएगा यहां पर। अब इसमें जब ये टकराएगा अल्फा पार्टिकल ऐसे इस फॉइल से, तो आवश्यक है कि क्योंकि बहुत पतली पन्नी हमने लगाई है, तो जरूरी है कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाए? पार हो जाए। कुछ टकरा के वापिस भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं? कुछ टकरा के ऐसा थोड़ा मुड़ भी सकते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए कि कितने अल्फा पार्टिकल पन्नी को पार करके चले गए आर पार फॉइल को, कितने वापस लौट रहे हैं और किस एंगल पर वापस लौट रहे हैं, ये सब देखने के लिए उसके चारों तरफ एक स्क्रीन उन्होंने लगाई। ये एक स्क्रीन देखो लगाई गई यहां पर, ये स्क्रीन, इस पर हम चाहें तो एक डिटेक्टर लगा सकते हैं। ये डिटेक्टर को अलग अलग जगह पर ले जाएंगे और हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं टकरा के, यहां कितने आ रहे हैं, यहां कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ये हम यहां से पता लगा सकते हैं। या हम एक काम कर दें कि इस स्क्रीन में ही हम जिंक सल्फाइड का लेप लगा दें। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, इस पर जब अल्फा पार्टिकल पड़ेंगे तो वो अपनी एनर्जी इस लेयर को दे देंगे। एनर्जी जब दे देंगे तो ये उस एनर्जी से क्या होना शुरू हो जाएगा? चमकना शुरू कर देगा, और उसकी चमक से हम पहचान जाएंगे कि अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहां पर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं। तो हम दो तरीके डिटेक्टर भी लगा सकते हैं। डिटेक्टर लगाओगे तो अलग अलग जगह पर लेके आपको देखना पड़ेगा कि यहां कितने आ रहे हैं, यहां कितने आ रहे हैं, यहां कितने आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। और आप चाहो तो स्क्रीन में ही जिंक सल्फाइड का लेप कर सकते हो, उसकी स्क्रीन बना सकते हो, वो चमकेगा जब अल्फा पार्टिकल पड़ेंगे इस पर। तो इतना अरेंजमेंट यहां पर बनाया गया। आई होप कि एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया गया था। समझ आई बात आपको? ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल, दिमाग क्या लगा था उनका, क्यों सोचकर उन्होंने ये सब किया? दिमाग उन्होंने ये लगाया हुआ था क्योंकि उनका तो मानना था कि एटम का जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहां पर है? एक जगह बीचों बीच सेंटर पर है। वो सोचते ये थे कि यहां से हम भेजेंगे क्या? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इधर हम भी ये बोल रहे हैं कि सारे पॉजिटिव कहां पर है? एक जगह पर है, चिपके हुए आपस में। अब यहां से अगर एक अल्फा पार्टिकल ऐसा जाएगा तो वो ये सोचते थे अगर एटम का धनावेश ऐसा फैला हुआ होगा तो जितने भी अल्फा पार्टिकल यहां से जाएंगे सबके सामने कोई ना कोई प्लस पड़ ही जाएगा। अगर सबके सामने प्लस पड़ जाएगा तो वो सारे प्लस मिलकर के इस अल्फा पार्टिकल को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित। ये सब क्या हो जाएंगे? लौट आएंगे। समझ रहे हैं? और अगर सारा का सारा प्लस एक जगह पर ऐसे चिपका हुआ है, अब ये अल्फा पार्टिकल जब यहां से हम भेजेंगे तो केवल वो अल्फा पार्टिकल लौटेगा जो इसके सामने पड़ जाएगा, और जो अगल बगल से जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो तो पार हो जाएगा। ये उनका दिमाग था। कुछ बात समझ में आई आपको? क्या
कि अगर पॉजिटिव चार्ज एटम के भीतर ऐसा फैला हुआ होगा जैसा थॉमसन ने बताया, तो जब अल्फा पार्टिकल हम भेजेंगे तो उनका क्या होगा? अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार हो जाएंगे कि वापस आ जाएंगे? वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव एक पॉइंट पर आएगा सब जगह सबका, तो उस समय जब हम अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसा भेजेंगे तो केवल वो अल्फा पार्टिकल वापस लौटेगा जो इसके सामने पड़ जाएगा, और जो यहां से जाएगा ये वो सब क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। अब देखना यह था कि होता क्या है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और करके देखा, यहां काउंट किए गए अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल सीधा यहां पर आ जाता था, यहां पर 0 डिग्री एंगल माना गया कि ये अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री एंगल से सीधे निकल गए। जो अल्फा पार्टिकल यहां पर आए 10 डिग्री एंगल पर, 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करते करते यहां 90 डिग्री लिखा गया। यहां पर 90 डिग्री लिखा गया है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, और यहां पर क्या लिखा गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद यहां पर आ गए 100 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे करते करते यहां पर जो स्क्रीन थी वहां पर क्या लिखा गया? 180 डिग्री। पूरी स्क्रीन पर एंगल नीचे बनाए गए और ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहां और 180 तक यहां सब एंगल लिखा गया। एंगल लिखा गया, एक्सपेरिमेंट हुआ, पार्टिकल मिले, हमको मिले पार्टिकल्स और एंगल्स के बीच में ग्राफ बनाया गया उसका। रदरफोर्ड ने एक ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ बना दिया उन्होंने। इधर जिन्होंने लिया एंगल और इधर की तरफ उन्होंने क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, और ये अल्फा पार्टिकल्स 10 टू द पावर 2, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे अल्फा पार्टिकल लिए। तो जब ये ग्राफ बना तो उन्होंने पाया, क्या पाया कि देखो यहां पर ये 20 डिग्री यहां पर है, पर यहां पर अगर देखेंगे तो ये तो 1 ही डिग्री के आसपास होगा ना। अगर 1 डिग्री है और इतने अल्फा पार्टिकल हमको मिलते हैं 1 डिग्री के भीतर, 10 टू द पावर 7, 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब है 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? 0 से 1 डिग्री के भीतर ही चले जाते हैं। अब 0 से 1 डिग्री के भीतर चले जाते हैं, इसका मतलब लगभग सीधे ही निकल जा रहे हैं, फिर तो समझ रहे हैं। और लगभग सीधे निकल जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा था। करोड़ों अल्फा पार्टिकल थे जो सीधे ही निकल के चले जा रहे थे। सीधे निकल के चले जा रहे थे मतलब उनके रास्ते पर कुछ नहीं पड़ा, तभी तो सीधे निकल गए। अगर रास्ते पर कोई पड़ता पॉजिटिव चार्ज तो वो क्या होते? वापस। पर ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ कि वो सीधे निकल गए। हमने देखा कि 20 डिग्री, 10 डिग्री पर इतने अल्फा पार्टिकल आ रहे थे जो कि 10 टू द पावर 6 के अंदर थे। और आगे बढ़े 30 डिग्री पर 10,000 अल्फा पार्टिकल 30 डिग्री पर मिल रहे थे मुझे। इसके बाद 40 डिग्री पर इतने अल्फा पार्टिकल मिल रहे थे। 60 डिग्री पर या 50 डिग्री अगर यहां पर एंगल आया है तो 50 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल मिले? 1000 अल्फा पार्टिकल। 50 डिग्री पर मुड़कर आने वाले कितने अल्फा पार्टिकल थे? करीब करीब 1000 अल्फा पार्टिकल। 80 डिग्री पर आने वाले कितने अल्फा पार्टिकल थे? केवल 100। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल का नंबर कैसा हो रहा था? कम। तो अब हमको पता चला कि यहां से 1 डिग्री के बीच में कितने अल्फा पार्टिकल आ गए? करोड़ों की संख्या में। मतलब सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े हुए ही क्या हो गए हैं? सामने चले गए हैं। जैसे जैसे आप यहां आते जाओगे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहां पर अल्फा कणों का नंबर आपको कैसा मिलता था? बहुत कम मिलने लगा। मतलब साफ है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो अपने रास्ते से क्या हुए हैं? मुड़े हैं। नहीं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हैं? सीधे ही निकल चुके हैं। यह बात समझ में आ गई आपको? ये इस ग्राफ से हमको पता लगा। तो रदरफोर्ड ने ये ग्राफ बनाया और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्राफ बना। ग्राफ से जो चीज उनको दिखी, जो उन्होंने देखा वो नोट किया।
प्रयोग द्वारा पाया गया कि क्या पाया गया? अधिकतर अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। आप देख तो रहे हैं ग्राफ में करोड़ों अल्फा पार्टिकल हैं जो सीधे निकल के जा रहे हैं। मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? बहुत कम। 60 डिग्री पर मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल कितने हैं? 100 और 1000 के बीच में है खाली, तो बहुत कम ही तो हुए। करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ है? विदाउट डेविएशन सीधे पार करके चले गए हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं जो मुड़ रहे हैं। 100 अल्फा पार्टिकल हैं जो 80 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं आकर के। उससे भी कम हो जाते हैं 10, 20, 50 अल्फा पार्टिकल ऐसे आते हैं जो 160 डिग्री के एंगल पर मुड़ के वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल्स, मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कैसा है? कम। और सीधे जाने वाले अल्फा पार्टिकल्स का नंबर कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो जो उन्होंने देखा, जो पाया, वो उन्होंने लिख दिया अपना। क्या पाया? कि अधिकतर अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। कितने? लगभग 1 डिग्री के अंदर ही सब निकल जाते हैं। और 1 डिग्री के अंदर निकल के जाना इस बात का संकेत था कि जरूर उन अल्फा पार्टिकल्स पर क्या हुआ होगा? आंसर है, उन अल्फा पार्टिकल्स पर ना तो कोई फोर्स लगा होगा और ना तो उन अल्फा पार्टिकल्स की किसी से कोलिजन हुआ होगा, टक्कर। ना तो कोई बल लगा, ना उनकी किसी से टक्कर हुई और वो सीधे ही चले गए बिल्कुल। अगर टक्कर होती या कोई फोर्स लगता तो ज्यादा मुड़ते हो, लेकिन उनकी किसी से ना तो टक्कर हुई ना उन पर कोई फोर्स लगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, लगभग 8000 में से 1 अल्फा कण। मतलब जब 8000 अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जाते थे तो एक आध कण ऐसा होता था जो 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर परावर्तित होता था। 8000 अल्फा पार्टिकल जब सीधे चले जाते थे तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा वापस आता था परावर्तित होकर के। और लगभग 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर परावर्तित होता था। मतलब ऐसा जाता था और उसी लाइन पे वापस आ जाता था, 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता था। कितने अल्फा पार्टिकल ऐसे थे? 20,000 जब सीधे निकलते थे तो एक आध अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस आता था। पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुनकर के कि ये चीज, यहां के बाद की चीज रदरफोर्ड को नहीं मिली थी। एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करवाया गीगर और मार्सडेन से, उसमें उस वक्त रदरफोर्ड को यह बात पता नहीं चली। भाई उनका तो यही सोचना था, जो सोच कर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये उनको एक्चुअल बात पता ही नहीं चली, समझ वो नहीं जान पाए, उनको ये चीज नहीं मिली जब उस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब नहीं मिला क्योंकि सोचते क्या थे कि जो पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल नाभिक की बिल्कुल सीध में पड़ेगा, अगर एक जगह पर है तो नाभिक की सीध में पड़ेगा, उसको वापस आना चाहिए ऐसा। पर ये वाला पार्टिकल उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि नहीं होता है ऐसा। कुल मिला के वो एटम के बारे में कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि सब सीधे निकल जाते थे, कोई वापस आता ही नहीं था। जबकि उनकी थिंकिंग ये थी कि जो अल्फा का नाभिक के सीध, अगर नाभिक छोटी जगह पर है, एक जगह पर है, तो जो अल्फा पार्टिकल इसके सीध में जाना चाहिए उसको वापस आना चाहिए जरूर। अगल बगल से चले गए वो तो मान लिया कि सीधे निकल गए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो सीध में पड़ा वापस क्यों नहीं आया? लेकिन ये पार्टिकल उनको नहीं मिला तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना भी बंद कर दिया। नहीं रिजल्ट हासिल हुआ, कुछ उन्हें बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि उनके जो दो स्टूडेंट थे गीगर और मार्सडेन, उनमें से जो मार्सडेन था वो तो जैसे मैंने बोला कि अंडर 20 एज ही उसकी थी, तो वो एक्सपेरिमेंट को करता रहा। और वो एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं करता था, खेल खेल में करता था। वो केवल उसका मकसद केवल उससे इंटरेस्ट लेना था, उसको खेलना था। लेकिन जब वो करता था एक्सपेरिमेंट, उसको जो कुछ दिखता था वो एक डायरी में नोट करता था, जाता था वो। फिर बहुत दिन बाद जब तीनों लोग बैठे थे तो बातें ऐसे होने लगी, तो उसने बताया कि एक अल्फा पार्टिकल हमको मिला था जो वापस आया था। उसने तब बताया बहुत दिन बाद। रदरफोर्ड जब करवाए तो नहीं मिला उनको, ये करता रहा अपना एक्सपेरिमेंट और जो कुछ उसको मिलता था वो नोट कर लेता था। फिर बहुत दिन बाद जब बैठे थे ये सब लोग, बातों बातों में उसने ये चीज बता दी। बातों बातों में उसने बता दिया कि एक अल्फा पार्टिकल था
20, 25, 30 हजार अल्फा पार्टिकल में एक ऐसा था जो वापिस आया था। अब ये सुन करके रदरफोर्ड, क्योंकि ये चाहते थे रदरफोर्ड, ये सुन करके उनके दिमाग में आया कि अगर एक भी अल्फा पार्टिकल वापस आया है, अगर एक भी अल्फा पार्टिकल वापस आया है तो जरूर ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की सीध में पड़ गया होगा, तभी टकरा के वापस आया है। बस इस बात ने उनको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये चीज सही है जो हम सोच रहे हैं। उन्होंने फिर से पूरा सेटअप तैयार करवाया, फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ गीगर और मार्सलिन की मदद से। इस बार उन्होंने भी पाया कि अल्फा पार्टिकल वापस आते हैं, बहुत कम आते हैं, 20,000 में कहीं एक आध आता है जाते, लेकिन वापस आते हैं। अगर वापस आता है तो अब आप भी समझ रहे हैं क्यों वापस आ रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल पक्का किसकी सीध में आ गया होगा, न्यूक्लियस की, और फैला हुआ होता अगर प्लस चार्ज तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते, पर एक आ रहा है, इसका मतलब है एक जगह पर होगा। तो यह भी उन्होंने बनाया कि लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण जो 180 डिग्री पर भी वापस आ जाता है। और इस बात ने एटम के बारे में उन्होंने और अच्छी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बनाया फिर इस चीज को, क्योंकि जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया लास्ट में। तो जब वो उनको मिल गया तो जो उन्हें देखा उसके आधार पर उन्होंने अब उसका एक कंक्लूजन बनाया कि जो हमने देखा उसके आधार पर हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं। ये एटम के बारे में मेरा नॉलेज है, ये एटम के बारे में मेरा जो मॉडल है, ये मैं ये सोचता हूं कि एटम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब तो एक्सपेरिमेंट भी हो गया था, कोई अगर पूछता भी तो ये दिखाया जा सकता था उसे। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कंक्लूजन्स बाय रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के प्रयोग से क्या कंक्लूजन निकले वो यहां आपके सामने है। क्या कंक्लूजन निकले? सबसे पहला कंक्लूजन कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग कैसा है, खाली ही है। कैसे पता? अगर परमाणु के भीतर अधिकांश भाग भरा हुआ होता तो जब हम अल्फा पार्टिकल भेजते हैं तो सब पार न निकल जाते। बहुत को क्या होना चाहिए था, बहुत को वापस आना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पार हुए। हम कह सकते हैं कि परमाणु के भीतर का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कैसा है, खाली ही है। जैसे एक खाली जगह पर अगर आपको हमने बोला कि एक बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़े हॉल में अगर कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। बहुत बड़े हॉल में एक बहुत भारी सा हॉल है, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल खुला साफ पड़ा हुआ है, और एक साथ 1,000 लोगों की आंखों में पट्टी बांध के दौड़ा दिया गया, तो वो इस दीवार से वो दीवार तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उस बड़े से हॉल में शटरिंग लगी हुई है, शटरिंग लगती है तो आप देखते हैं कैसे ऐसे बहुत पास खंभे लगे रहते हैं, पास बल्लियां लगी रहती हैं, और फिर हमने 1,000 लोगों की आंख में पट्टी बांध के उनको दौड़ाया। अब क्या होगा? अधिकांश क्या पहुंचेंगे वहां पर? कितने वहां पहुंचने चाहिए? लगता है एक भी नहीं पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा को क्या हो जाना चाहिए था वापस, मतलब ऐसे जाके टकरा के वापस गिर जाना चाहिए उनको, ये होना चाहिए। तो यही चीज उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल कैसे निकल गए हैं सामने, इसका मतलब पार्ट कैसा है, अधिकांश भाग खाली है, शटरिंग नहीं लगी है, मतलब बीच में कुछ है नहीं उस पर। और उसके बारे में उन्होंने बताया कि 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हुए हैं। 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं। खाली 0.14% अल्फा पार्टिकल 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर वापस हुए हैं। लगभग 8,000 में से एक अल्फा कण 90 से अधिक कोण पर आया है। इसका मतलब ज्यादा सीधे गए तो खाली ही है पूरी जगह, तब तो सीधे गए। दूसरा उन्होंने क्या बताया, प्रयोग से पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर है। पूरा का पूरा धनावेश पूरे एटम में ऐसा फैला नहीं है। पूरे एटम में फैला होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए थे। तो पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके भीतर जो है वो फैला नहीं है, एक छोटी सी जगह पर है। जितने भी पॉजिटिव है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 जितने पॉजिटिव है सब एक जगह पर बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक छोटे से पॉइंट पे, एक ही स्थान पर तथा उसके केंद्र पर स्थित होता है। कौन? धनावेश एक स्थान पर है और केंद्र पर होता है, बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर इतना बड़ा एटम है, फुटबॉल है उसकी, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव और एक कोने में बैठा होगा, ऐसा नहीं है।
बीच में रहेगा, सब एक जगह और बीच में रहेंगे। इसे नाभिक कहा गया। उन्होंने इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या रखा? न्यूक्लियस रखा, नाभिक बोला। अतः नाभिक पर ही परमाणु का क्या होना चाहिए? संपूर्ण धनावेश और उसका तथा द्रव्यमान केंद्रित है। परमाणु का जितना भी मास है, जितना वजन है उसका, वो सब न्यूक्लियस पर है, और जितने उसके भीतर पॉजिटिव चार्ज है वो भी सब एक जगह पर ऐसा ग्रुप बना के बैठे हैं, वो ऐसा फैले नहीं है और बीच में बैठे हैं सब। यही कारण है कि यह भारी धनावेशित, अब यही कारण है कि जब सब बीच में ऐसे बैठे हैं मिलके, तो 79 पॉजिटिव चार्ज है गोल्ड में, और ये +2 वाला पार्टिकल जाता है। अब ये 79 प्लस है, ये इसके पास खाली +2 है, तो ये जब जाता है टकराता है तो इसके पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। भाई कोई चीज किसी से टकरा के वापस कब आएगी? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक फुटबॉल अगर आप फेंकोगे, एक फुटबॉल अगर आपने मारी, ध्यान से सुनिएगा, फुटबॉल मारी और ये एक हल्का सा पार्टिकल यहां पर मैंने रखा, फुटबॉल अगर इस पे मारोगे तो क्या होगा? फुटबॉल इसको गिरा के और इसको भी लिए जाएगा साथ में। लेकिन उसी फुटबॉल को एक भारी दीवार पे आप मारो, फुटबॉल जाएगा, दीवार से टकराएगा और रिबाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाली चीज तो इससे भी ज्यादा भारी है ना। तो हल्की चीज को ये क्या करे जाएगा? साथ में लिए चला जाएगा, समेटे चला जाएगी साथ है। लेकिन अगर भारी चीज सामने आ जाएगी तो टकरा के रिबाउंड होना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसा ही ऐसा कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर में होता है। स्ट्राइकर अगर आप गोटी में मारते हैं, स्ट्राइकर अगर गोटी मारते हैं तो गोटी स्ट्राइकर की तुलना में कैसी होती है? हल्की। तो स्ट्राइकर गोटी को लिए जाती है। लेकिन वही स्ट्राइकर अगर आप बॉर्डर पे मारते हैं, जो कैरम बोर्ड का रहता है, तो बॉर्डर पे टकरा करके उसको वापस आना ही पड़ता है, रिबाउंड होना पड़ता है। तो कोई भी चीज रिबाउंड कब हो सकती है? जब उसके सामने वाली चीज उसकी तुलना में भारी हो, वो रिबाउंड हो सकती है। लेकिन अगर हल्की चीज सामने रखी होती तो उसको समेटे ले चली जाए। तो वही उन्होंने बताया, यही कारण है कि यह भारी धनावेशित अल्फा कण को परावर्तित कर देता है। इस बात ने और उनके इरादों को मजबूत कर दिया कि अगर अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, जरूर सामने भारी दीवार पड़ गई है। भारी दीवार क्या है? 79 पॉजिटिव चार्जेस जो एक जगह पर इकट्ठे हैं और 2 प्लस को मिलकर सब एकदम रिबाउंड कर देंगे। और अगर ये बिखरे हुए होते तो सब अलग अलग अगर होते तो इसका चार्ज कितना था? +2, और 79 अगर ये बिखरे होते तो एक पे भी पड़ता तो इसके पास 2 था, इसका 1 था, ये लिए चला जाता आगे। समझ रहे? तो सब 79 एक जगह पर दीवार जैसे बिल्कुल वापस कर देते हैं उसको। थर्ड पॉइंट, नाभिक का आकार मेजर किया गया। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली नाभिक का साइज पता लगाया गया, तो नाभिक का साइज मिला 10⁻⁻14 मीटर के आसपास का। नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻14 मीटर का मिला। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार परमाणु का आकार भी नापा गया। परमाणु का आकार मिला 10⁻10 मीटर का। अब आप खुद समझ सकते हैं परमाणु का आकार कितना? 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज कितना? कौन छोटा कौन बड़ा? न्यूक्लियस छोटा, 10⁻14 आ रहा है बेटा उस पर। और एटम में कितना आ रहा है? 10⁻10। तो एटम बड़ा और न्यूक्लियस छोटा। कितना बड़ा एटम? इसका साइज केवल 10⁻⁻4 मीटर है और इसका साइज 10⁻⁻, इसकी तुलना में यह 10⁻4 गुना बड़ा है परमाणु। और 10⁻4 का मतलब 10,000 गुना। 10⁻4 का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह हुआ बेटा, आप समझ रहे? परमाणु के भीतर कौन है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की तुलना में परमाणु का साइज कितना बड़ा है? 10,000 गुना। ये तो बिल्कुल वही चीज हो गई कि इतने बड़े हॉल के भीतर बीचों बीच सुई की एक नोक रख दी जाए। अब उससे 10,000 गुना बड़ा यह एक छोटी सी बॉल रख दी जाए, उससे 10,000 गुना ज्यादा इसके अंदर जगह है एटम के भीतर। कमरे को क्या मान लो? हॉल को एटम, और बॉल को क्या मान लीजिए? न्यूक्लियस। इससे 10,000 गुना ज्यादा बड़ा यह एटम है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस हॉल में बीच में एक छोटी सी बॉल ऐसे रख दी जाएगी तो इसके जो अभी भी कितना हिस्सा बाकी है? 10,000 गुना। वो 10,000 गुना खाली ही तो है, सब कहां कुछ है।
भले बहुत छोटे छोटे साइज है, लेकिन अगर उनमें भी सोचेंगे आप तो नाभिक की तुलना में 10,000 गुना बड़ा आपको एटम मिलेगा। इसका मतलब नाभिक बीच में हो गया छोटी जगह पर, बिल्कुल वही कंडीशन आ गई कि इतने बड़े होल के भीतर एक छोटा सा बॉल हमने रख दिया बीच में सेंटर में, यह सब खाली ही पड़ा है, चाहे जहां से अल्फा पार्टिकल निकले। समझ आ रही बात आपको? इससे पता चलता है कि परमाणु के अंदर नाभिक की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक रिक्त स्थान है। कुछ बात समझ में आई? ये चीजें रदरफोर्ड ने देखी एक्सपेरिमेंट में, और ये चीजें उन्होंने बताई कि अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो ये कंक्लूजन निकलता है कि ऐसा होना चाहिए एटम के भीतर। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई, पर उन बातों की चर्चा अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आई होप कि आज जो चीजें आपको समझाई गई हैं वो समझ में आई आपको अच्छे से। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।